Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 Political Science. Chapter number 6, we are continuing Democratic Rights. So today we'll start from Ethnic Massacre in Kosovo. कोसोवो में जातीय नरसंहार. So let's start. आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए. कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है. इस प्रदेश में जो अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे. उग्र सर्व राष्ट्रवाद के वक्त जो मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की, उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया. उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों की ही पूरा नियंत्रण हो. अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाते हैं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें. कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई. तो क्या हुआ देखो. 74 वर्षीय बतीसा हुक्सा अपनी रसोई में अपनी 77 वर्षीय पति इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी. उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है. तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इज्जत की छाती में 3 गोलियां दाग दी. उसके सामने ही उसके पति को मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा. मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकाली थी, इसकी उन्होंने घर में आग लगा दी. वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी. उसके पास ना मकान था, ना पति, ना शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज. समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ ये जो बर्ताव में एक की सच्चाई बताती है. और याद रखिए कि वह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था. जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था. आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर यह क्रम थमा. जो मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला. नेक्स्ट पॉइंट में राइट्स इन ए डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में अधिकार. हमने पहले जिन उदाहरण का जिक्र किया है, उन सब पर विचार कीजिए. हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए. गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 इस समय के जो दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए. अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में
महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो, तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के इसके लिए क्या करते होंगे या क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और सम्मान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं, उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी हैं। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में, तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच, इसके पीछे यही भावना होती है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट आर राइट्स? अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर ये जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरे को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने की अधिकार को दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ न हो। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलना है कि हम दूसरों की अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। एक कायदे कानून हम बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार ये जो लायक ये मानता ही ना, वही हमारे अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा इसको जो बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों के लिखत पढ़त में ला दिया जाता तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना
वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार भी रह जाते हैं। ग्वांतनामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर ये इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दें। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम उसमें ये 3 बुनियादी ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहला है, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। So dear friends, this much is all about the day. Once again we'll meet in the next class, next video. Till that, take care of your studies. Thank you.